हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 18th ऑफ अक्टूबर 2020। तो गाइस आज है तारीख 18 अक्टूबर 2020 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और ये द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा। नहीं मिलता है चैनल, कोई बात नहीं, इस चैनल का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाओ और इस लिंक को क्लिक करो और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर बेस्ड डिजिटल नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ डेली आपको द हिंदू न्यूज़पेपर भी यहाँ पे मिल जाता है, आप यहाँ से डेली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। और गाइस जैसे कि आज संडे है, संडे को एडिटोरियल्स आते नहीं है, बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है संडे को। यानी कि संडे के दिन क्या होता है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर आता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बाकी हम लोग जैसा डिस्कशन चलता है वैसे ही चलेगा। तो पेज नंबर 1 पे सबसे पहला आर्टिकल आप लोग को ये दिखेगा। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन है उसकी जल्द से जल्द लाने की तो तैयारी चल ही रही है, लेकिन उसके हटकर कि वैक्सीन को कैसे मैनेज करा जाएगा, उसको कैसे स्टोर करा जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, सिरिंजेस वगैरह होते हैं वो कैसे प्रिपेयर करा जाएंगे, ये इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, देखोगे यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने। इन्होंने जो है किस तरीके से जो है वैक्सीन जब आएगी तो उसका जो है स्टोरेज कैसे करा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर ध्यान दिया कैसे दिया जाएगा, और जो है प्रिपरेशन कैसे करी जाएंगी, सारी की सारी सिरेंजेस वगैरह कैसे प्रिपेयर करा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट कह रही है। ओके, हालांकि अभी वैक्सीन नहीं आई है लेकिन उसकी प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट हो गई है, एडवांस प्लानिंग चल रही है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये दिखेगा। ये आर्टिकल आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप लोग यहाँ पर देख लो कि जो न्यूजीलैंड की पीएम है जेसिंदा आर्डर्न, तो इन्होंने हिस्टोरिक री इलेक्शन को जीता है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पे क्या बोला गया, इनकी बहुत बड़ी यहाँ पे विक्ट्री है लेबर पार्टी के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने लेबर पार्टी के लिए यहाँ पे जो इलेक्शंस को जीता। और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि इनकी तारीफ करी गई कि कोविड-19 पैंडमिक को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से टैकल आउट करा है। हालांकि इनके बारे में हमने पढ़ा भी था, है ना, आपको याद होगा जब यहाँ पे न्यूज़ आ रही थी, एडिटोरियल आया था शायद, कि इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से जो है न्यूजीलैंड को टैकल आउट करवाया इस कोविड-19 की वजह से। ओके, कोविड-19 से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है अच्छे स्टेप उठाए, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड में एक भी केस नहीं था बीच में, है ना। हालांकि आज के टाइम पे मुझे मालूम नहीं है, बट हो सकते हैं। ठीक है, मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पर बोल नहीं रहा हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये दिखेगा। इसमें क्या बात हो रही है, 76% ऑफ रूरल इंडियंस कांट अफोर्ड न्यूट्रिशियस डाइट। ये बोला गया अभी एक, आप कह सकते हो, पेपर को पब्लिश करा गया। कौन सा पेपर, जर्नल फूड पॉलिसी। अब ये पेपर में बोला गया कि जो 76% इंडियंस हैं, 700 में से आप 76 कह लो, 76% जो रूरल इंडियंस हैं, ठीक है, जो गांव वगैरह एरिया में रहते हैं, जो ये रूरल इंडियंस हैं, वो न्यूट्रिशियस डाइट को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। यानी कि जो एक पौष्टिक भरपूर खाना वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पर आप लोग देखोगे कि अगर इफ़ दे स्पेंट देयर एंटायर इनकम ऑन दी फूड, अगर वो क्या करते हैं अपनी पूरी की पूरी इनकम भी अपने फूड पे खर्च कर देते हैं, तो ऑलमोस्ट 2 out of 3 ऑफ देम वुड बी नॉट हैव बीन मनी टू पे ऑफ द चीपेस्ट पॉसिबल डाइट। क्या होगा अगर जो ये हमारे रूरल एरियाज वाले पीपल हैं, अगर ये अपनी पूरी की पूरी इनकम भी एक अच्छे खाने के ऊपर, एक न्यूट्रिशियस डाइट के ऊपर खर्च करते हैं, तो भी क्या होगा कि 3 में से 2 बंदे ऐसे होंगे जो कि ये डाइट को फॉलो अप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 3 में से 2 बंदे ऐसे होंगे जो कि ये चीपेस्ट डाइट भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ये सिचुएशन है आज के टाइम में इंडिया में। और इसके रिगार्डिंग एक और आर्टिकल बन सकता है आपसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की जो रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया की क्या रैंक है, ये मैंने आप लोगों को कल बताया। कल मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो है उसमें इंडिया की क्या सिचुएशन है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों से है कि इंडिया की जो रैंक है वो क्या रैंक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में इंडिया की क्या रैंक है, आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। जिन्होंने भी कल का वीडियो देखा है वो इजीली बता देगा क्या रैंक है, सभी लोग बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ पे आर्टिकल दिखेगा। ये खासकर एक ब्रिज के बारे में बात कर रहा है। कौन सा ब्रिज, बोगीबील।
बोगीबील आप कह सकते हो इंडिया का एक लार्जेस्ट रेल एंड रोड ब्रिज है। और यहाँ पर क्या करा इसने, ये जो ब्रिज है, अब ब्रिज हम लोग बनाते क्यों है, ताकि जो है डिस्टेंस कम हो जाए। हालांकि हम लोग जा सकते हैं ब्रिज के अलावा भी जा सकते हैं दूसरे रास्ते से, वो लंबा पड़ता है रास्ता, तो हम लोग ब्रिज बना देते हैं ताकि जो डिस्टेंस वो कम हो जाए। तो फिर अभी यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर ये ब्रिज है तो 117 किलोमीटर तक जो है वो रेगुलर रूट है जो दिल्ली को जाता है, वहाँ पे 117 किलोमीटर तक यहाँ पे हमारा आप कह सकते हो सेव हो जाता है। 117 किलोमीटर हम लोगों को फालतू नहीं चलना पड़ता, इस ब्रिज की मदद से ये यहाँ पर ये काम हुआ है। क्योंकि ये ब्रिज नहीं था तो लंबे रास्ते से घूम के जाते थे, तो लंबे रास्ते से अगर घूम के जाते थे तो बहुत टाइम लग जाता था। अब ये सिंपल सा कितने 4.94 किलोमीटर का ब्रिज बना दिया, सीधे सीधे अब ट्रेन निकल जाती है। ओके, तो इसके बारे में बताया। खैर आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 2 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 2 पे आप लोगों को ये आर्टिकल दिखेगा जो कि आजकल डेली बेसिस में आ रहा है। किस चीज़ से रिलेटेड है, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। ओके, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये बोला जा रहा है दिल्ली में इम्प्रूव होगी, यानी कल मंडे और ट्यूसडे में चांसेस हैं कि जो ये एयर की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सकती है। हालांकि जो है एयर की क्वालिटी आप कह सकते हो ये इस हफ्ते बहुत ज़्यादा बुरी रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये उठता है आपसे, या फिर जो यूपीएससी वो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यहाँ पर, एक तो पहली बात ये है क्या, और फिर उसके बाद अगर एयर की कोई क्वालिटी है तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि हाँ एयर की क्वालिटी है, एक अच्छी क्वालिटी है एक बेकार क्वालिटी है, कैसे पता लगाएंगे। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, ये हम AQI के थ्रू पता लगाते हैं। और इसका काम है इस तरीके से पता लगाना कि आप लोगों को मैं अभी अभी अच्छी तरीके से समझा दूंगा पिक्चर के थ्रू। पहले आप लोग ये देखो, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये इंडेक्स है फॉर रिपोर्टिंग डेली एयर क्वालिटी, यानी कि ये क्या काम करता है, जो डेली के बेसिस पे जो हवा होती है उसकी क्वालिटी को चेक करता है, फोकस करता है हेल्थ इफेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, फोकस से करता है हेल्थ इफेक्ट्स के ऊपर कि जो भी अगर एयर पॉल्यूशन होगा, अगर हवा के अंदर प्रदूषण होगा तो वो क्या करेगा, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसको चेकआउट करता है। और ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये कैलकुलेट करा जाता है 8 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स के लिए। ठीक है, यानी कि देखा जाता है कि जो हवा है उसके अंदर ये 8 केमिकल सब्सटेंसेस हैं या नहीं है, और वो 8 केमिकल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं आप लोगों को ये दिखाई देगा। ग्राउंड लेवल ओजोन, PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड। तो इनके बेसिस पे देखा जाता है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा जो क्वालिटी हवा की कितनी ज़्यादा बेकार है। ओके, नाउ यहाँ पर अब देखो इस पिक्चर में आपको ये और भी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे कि हम लोगों ने क्या कर रखा है, ये कलर से हम लोगों ने इंडिकेशन दे रखा है, यानी कि अगर देखो हवा जो है उसमें कम पॉल्यूशन होगा तो वो क्या होगा, वो ग्रीन होगी। ग्रीन आप कह सकते हो एक मिनिमल इम्पैक्ट, यानी कि इसमें कोई इतना पॉल्यूशन नहीं है। लेकिन थोड़ा सा डार्क ग्रीन होगा तो उसके अंदर थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कम्फर्ट फील कर सकते हैं, यानी थोड़ी बहुत हमें उस हवा के अंदर परेशानी हो सकती है। पिंक आएगा तो आपके ये लंग डिजीजेस, हार्ट को डिजीजेस प्रोड्यूस कर सकती है आपके शरीर में, अस्थमा, लंग डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस, ये सारी चीज़ें जो है आपको हो सकती हैं हवा के अंदर इतना पॉल्यूशन होगा। उसके बाद येलो अगर आ गया, यानी कि अगर हमने येलो इंडिकेशन दिया किसी भी हवा को, तो येलो से आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि आपके शरीर के लिए ये भी बहुत ज़्यादा बुरी रहेगी, इसमें भी लंग डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस प्रोड्यूस होंगी। और रेड और डार्क रेड ये सबसे ज़्यादा लास्ट स्टेज है, और ये खतरनाक स्टेज आ जाती है जिसमें आपको हार्ट डिजीजेस, लंग डिजीजेस, ये सारी चीज़ें होती हैं, और भी ज़्यादा सीरियस हेल्थ आपको हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि हवा की क्वालिटी कैसे देखी जाती है आप लोग देख सकते हो, ये जो है कलर का इंडिकेशन दे दिया जाता है, और इन इंडिकेशन के थ्रू यहाँ पे बता दिया जाता है कि एयर की क्वालिटी किस तरह की है ना, आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है या नहीं है। ग्रीन होगी तो आपके शरीर के लिए इतनी नुकसानदायक नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री होगी तब भी इतनी नुकसानदायक नहीं है, आप आराम से रह सकते हो। लेकिन उसके बाद से जो है यहाँ पे आप देखोगे 4 स्टेज ऐसी हैं जहाँ पर आप लोग डिस्कम्फर्ट फील करने वाले हो। ओके, नाउ अब यहाँ पर 8 पॉल्यूटेंट्स होते हैं प्रेजेंट, ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरीके से मेजर करी जाती है, एयर की क्वालिटी किस तरीके से मेजर करी जाती है और किसके द्वारा करी जाती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा। नाउ अब यहाँ पर आप लोग ये आर्टिकल देखोगे, इस आर्टिकल में बात करी जा रही है जो यूपी है वो क्या करेगा, वो जो ईंटों के भट्टे चलते हैं उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है ना, उससे भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो उसके ऊपर ध्यान रखेगा कि हाँ उससे ज़्यादा पॉल्यूशन ना फैले, तो उस चीज़ के ऊपर अब निगरानी रखने वाला है। ऐसा यहाँ पे यूपी से किसने बोला, एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। एनजीटी का क्या काम है,
जो भी एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं उनको टैकल आउट करना, ये कौन करता है? हमारा एनजीटी। एनजीटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एनजीटी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, है ना। तो एनजीटी ने किससे बोला? यूपी को बोला कि भाई ध्यान रखो कि जो ये ईंटों के भट्टे हैं, ठीक है, उनसे ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखा जाए। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग पेज नंबर 3 के ऊपर। पेज नंबर 3 हमारा ऐसी क्लियर है। पेज नंबर 4 एडवर्टीजमेंट्स हैं। एडवर्टीजमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, क्या पढ़ेंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपने पेज नंबर 9 के ऊपर। पेज नंबर 9 पे आप लोगों को सबसे पहला आर्टिकल ये वाला दिखेगा। फोकस करा जा रहा है इंडिविजुअल मैनिपुलेटर्स के ऊपर। अभी आपको पता है टीआरपी स्कैम वगैरह देखा गया था, है ना, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट स्कैम वगैरह देखा गया था। तो ये जो BARC है, अब यहाँ पर BARC के बारे में बताया गया, यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये बिलीव करती है कि जो चैनल हैं वो एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते थे। तो ये जो है बिलीव करता है। अब आपको पता है कि BARC का भी कितना बड़ा रोल था। ये जो अभी यहाँ पर टीआरपी स्कैम हुआ, तो उसमें मतलब कि ये स्कैम करने में रोल नहीं था, लेकिन इसका क्या रोल था? ये जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, इसके अंडर में क्या होता है कि जो हमारे सेट टॉप बॉक्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, जैसे कि आप सेट टॉप बॉक्स वगैरह बनते हैं, इसके अंदर एक बैरोमीटर वगैरह फिक्स करा जाता है ना। इसके अंदर एक बैरोमीटर वगैरह फिक्स करा जाता है। तो इन सब चीज़ों को कौन ध्यान देता है? ये ध्यान देता है हमारा BARC। तो और इस बैरोमीटर के थ्रू आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाता है कि कौन से चैनल का टीआरपी कितना ज़्यादा है। ओके, और ये जो बैरोमीटर वाले सेट टॉप बॉक्स होता है, ये हमें नहीं पता किस किस घर में बैरोमीटर लगा होता है, ठीक है, हमें किसी को भी नहीं पता होता। जो कंपनी होती है वो उसे ही पता होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उसे ही पता होता है कि कौन कौन से सेट टॉप बॉक्स में बैरोमीटर लगा हुआ है, जिसके थ्रू हमने अभी आप टीआरपी स्कैम देखा था, है ना। उसके बराबर में आप यही आर्टिकल देखोगे जो रिपब्लिक टीवी वाला है। रिपब्लिक टीवी के जो चीफ हैं अर्नब गोस्वामी, उनके ऊपर यहाँ पे अभी जो है कार्रवाई वगैरह स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पर आप देखोगे, हमने सुबह डेली आईएएस एग्जाम के डोज में पढ़ा था कि एक चैप्टर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहा है पुलिस वाले, वहाँ पे जो मुंबई पुलिस है वो चैप्टर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रही है अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट, है ना। सुबह हमने जो सुबह वीडियो आती है 5 बजे वाली, उसमें देखा था, जाकर आप लोग भी देख लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, जो मुंबई एयरपोर्ट है वो ऑफर कर रहा है क्या? एक RT-PCR टेस्ट अपने पैसेंजर्स को क्या कर रहा है? RT-PCR टेस्ट ऑफर कर रहा है, यानी कि RT-PCR टेस्टिंग कंडक्ट कराई जा रही है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? RT-PCR टेस्ट। RT-PCR बार बार न क्यों नाम आ रहा है? क्योंकि आज का ये आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, साथ ही साथ जो ये आजकल का टाइम चल रहा है कोविड-19 का, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इससे बनने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ये टेस्टिंग कौन सी टेस्टिंग होती है यार? चलो, काफ़ी लोगों को अभी भी नहीं पता है RT-PCR की टेस्टिंग, हालांकि मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी चलो आज हम फिर से देखेंगे। आप ये देखो, इसमें क्या होता है, एक पर्सन होता है, इसमें उसके नोज़ में से स्वैब कलेक्ट करा जाता है या फिर नोज़ लिक्विड कलेक्ट करा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा जाता है, उस लिक्विड में से जो RNA होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसे सेपरेट करा जाता है बाकी मॉलिक्यूल से। उस लिक्विड में से RNA को सेपरेट कर देते हैं बाकी जो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, जो RNA होता है उसको कन्वर्ट करते हैं DNA में, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे DNA से शुरू होती हैं, तो RNA को हम कन्वर्ट कर देते हैं DNA में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में। देन DNA को कन्वर्ट करने के बाद देन उसके बाद जो है टेस्टिंग होती है। आप देखोगे ना, PCR मशीन जो है DNA इज डुप्लीकेटेड मैनी टाइम्स सो इट कैन डिटेक्टेड विद अ फ्लोरोसेंट डाई। उसके बाद क्या होता है, DNA वाली टेस्टिंग होती है, और फिर उसकी टेस्टिंग के थ्रू बताया जाता है कि हाँ उस पर्सन के अंदर कि कोई भी वायरस पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, यानी कि मतलब बताया जाता है कि हाँ वो पर्सन जो है किसी भी वायरस के लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है। वो कैसे बताते हैं? DNA की टेस्टिंग करने के बाद। तभी तो उसका नाम रिवर्स डाल रखा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि RNA से DNA में कन्वर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है, आपको इन दोनों पर्सनैलिटी की काफ़ी ज़्यादा, आप आजकल देख रहे होगे न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा ये लोग आ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में ज़्यादा आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे हर जगह छाए पड़े हैं। क्यों? क्योंकि नीट में 100% स्कोर किया है। नीट में इन लोगों ने 100% स्कोर किया है, तभी इन लोगों के इतना ज़्यादा नाम आए हैं। 100% स्कोर करना बहुत बड़ी बात है यार। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग 11 के ऊपर, और फिर पेज नंबर 12 के ऊपर। अब आते हैं डायरेक्ट पेज नंबर 12, जो कि हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और यही पेज जो है इंपॉर्टेंट है, इसी के पर्पज़ से हम लोग डेली संडे का न्यूज़पेपर कवर करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहला ये आर्टिकल दिखेगा। इस आर्टिकल में बेसिकली क्या बात हो रही है, IISER, ठीक है, ये जो हमारा रिसर्चर हैं, ये इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने एसिम्टोमेटिक केसेस को
कैसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी है। एसिम्टोमेटिक केसेस यानी कि मान लो कोविड-19 के जो केसेस हैं जिनके अंदर लक्षण नहीं दिखते, जिनके अंदर लक्षण नहीं होते, वो एसिम्टोमेटिक केसेस होते हैं। जिनके अंदर लक्षण होता है वो सिम्टोमेटिक केसेस होते हैं। तो एसिम्टोमेटिक केसेस को इन्होंने क्या करा है, आइडेंटिफाई करा है बाय यूजिंग स्मेल। स्मेल का इस्तेमाल करने के बाद, यानी कि जो भी पर्सन है अगर उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो यहाँ पर चीज़ों को स्मेल कर लेगा। स्मेल क्या करेगा अभी आपको मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। स्मेल कर लेगा तो क्या होगा, वो पता चल जाएगा कि हाँ वो कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि वो स्मेल नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी कह सकते हो आप लूप होल है जिसके थ्रू पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोविड-19 पॉजिटिव है। अभी आप लोग देखो कि जो लॉस ऑफ स्मेल है, यानी कि जो भी पर्सन है जिसे जो भी चीज़ें सूंघ नहीं पा रहा है, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे आप कह सकते हो सूंघने की शक्ति खत्म हो गई है, जो लॉस ऑफ स्मेल है ये एक वन ऑफ द सिम्टम है जिससे पता चल जाता है कि हाँ वो पर्सन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। ओके, और यहाँ पर आप लोग देखोगे कि इन लोगों ने अब इसी चीज़ को जो है इस्तेमाल किया, और इसी चीज़ को इस्तेमाल करते करते इन्होंने एक ओला फैक्ट्री एक्शन मीटर बना दिया। ओला फैक्ट्री एक्शन मीटर की वजह से क्या होगा, जो आपकी ओला फैक्ट्री नर्व्स होती हैं आपके यहाँ नोज़ के आसपास जो है नर्व्स होती हैं, मैं भी आपको इमेज में दिखाऊंगा, वो क्या करती हैं, ओला फैक्ट्री नर्व्स जो है उसके थ्रू आप स्मेल करते हो। आप स्मेल करते हो तो आप चीज़ों को पहचान लेते हो कि हाँ भाई आपके हाँ स्मेल कर रहे हो आप, और आपको पता चल रहा है कि हाँ ये चीज़ है। ओके, तो ये मीटर कह सकते हो आप, इस मीटर के थ्रू यहाँ पे चेकअप करा जाता है कि हाँ ये पर्सन के अंदर स्मेल करने की शक्ति है या नहीं है। अगर है इसमें स्मेल करने की शक्ति या फिर इसकी स्मेलिंग पावर है, तो फिर क्या होगा, वो पर्सन सही है। लेकिन अगर उसके अंदर स्मेलिंग पावर नहीं है तो क्या है, वो कोविड-19 पॉजिटिव है। इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा फंडा निकला। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये ओला फैक्ट्री नर्व्स हैं वो कौन सी होती हैं। चलो मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ, पिक्चर के थ्रू जो है चीज़ें ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पर आप लोग देखो, ये है, ये ओला फैक्ट्री ट्रैक्ट है हमारा, ये ओला फैक्ट्री बल्ब है, ये ओला फैक्ट्री नर्व्स हो गई, ठीक है। ये मैंने कहा था नोज के ऊपर है, ठीक है। तो आप जब स्मेल करते हो तो इनको जो है इंडिकेशन मिलता है, ठीक है, इसको इंडिकेशन मिलता है, इसके थ्रू फिर हमारे ब्रेन तक जाता है। तो ये पता चलता है इससे क्या, कि जो इसी इसी को देखते हुए इन दोनों ने पर्सनालिटी ने क्या 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 बनाया, ये दोनों पर्सनालिटी ने इसको देखते हुए एक ओला एक्शन मीटर बना दिया। अब इस मीटर के थ्रू पता चल जाएगा, इस मीटर के थ्रू यहाँ पे क्या क्या होगा, वो कोई भी पर्सनैलिटी होगी जो भी जिसका भी ये टेस्ट वगैरह करवाया जाएगा, उसे अलग अलग ओडर्स जो है वो सूंघाए जाएंगे, ठीक है, अलग अलग ओडर्स जो है वो स्मेल करवाए जाएंगे, ठीक है। अलग अलग आप कह सकते हो कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस जो है वो स्मेल करवाए जाएंगे, और पहले जो है लो कंसंट्रेशन रखाया जाएगा, ठीक है, पहले लो लेवल पे स्मेल करवाया जाएगा, फिर हायर लेवल पे स्मेल करवाया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी पर्सनालिटी होगी जिसका भी ये आप कह रहे हो हम कह सकते हैं जो टेस्टिंग करवाई जाएगी, वो पहले लो लेवल पे स्मेल करवाया जाएगा उनसे, फिर हाई लेवल पे करवाया जाएगा, जिसके थ्रू यहाँ पे चेकअप करा जाएगा। और ये जो केसेस हैं ये 10 डिफरेंट ओडर्स जो हैं, ये जो आप कह सकते हो 10 डिफरेंट सॉल्यूशंस को जो है स्मेल करवाया जाएगा, ठीक है। फिर इसके थ्रू जो है ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, और अगर वो बंदा सक्सेसफुली इन चीज़ों को स्मेल कर लेता है तो फिर क्या होगा, वो नेगेटिव है, उसके अंदर कोई भी स्मेलिंग की प्रॉब्लम नहीं है, वो ईजिली जो है स्मेल कर सकता है चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत से ऐसे होंगे जो कि स्मेल नहीं कर पाएंगे, तो उसके थ्रू यहाँ पे पता चलेगा कि हाँ भाई उसके अंदर इन्फेक्शन है, कोविड-19 इन्फेक्शन। और जो ये कंसंट्रेशन है, ये लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जो है स्मेल करवाया जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, ठीक है। इसको आप स्किप कर सकते हो, ये हमने बहुत टाइम पढ़ लिया है, बहुत बार पढ़ लिया है, इसको आप स्किप कर दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है वो वही आर्टिकल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये दिखेगा। इस आर्टिकल में बेसिकली क्या बात हो रही है, दो चूहों के ऊपर, दो माइस के ऊपर जो है टेस्टिंग वगैरह करी गई, और इनके ऊपर स्टडीज़ करी गई, और क्या बताया गया कि जो अर्ली चाइल्डहुड स्ट्रेस होता है, मेंटल इलनेस होता है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, और आने वाले टाइम में जो है ये हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ओके, अब क्या होता है, यहाँ पर क्या हुआ, इन दो चूहे के ऊपर ये सारी टेस्टिंग करी गई, और इनके थ्रू बताया गया कि मान लो कोई बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में, अपने अभी छोटा बच्चा है, तो उसको अगर कुछ हम लोग इस तरीके से मेंटली टॉर्चर कर दें या कुछ इस तरीके से यहाँ पर उसके साथ करें कि उसको जो एक मेंटल इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या होगा, जो ये मेंटल इफेक्ट जो उसके ऊपर पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा उसके ऊपर, वो लंबे समय तक उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो बुरी रख सकता है, वो लंबे समय तक उसकी मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम पहुंच सकती है, ठीक है। कोई मेंटल इलनेस या फिर कोई किसी चीज़ का स्ट्रेस हो उस चाइल्डहुड वाले बच्चे को, इस छोटे बच्चे को, तो क्या होगा, उसकी ज़िंदगी भर जो है ज़्यादातर जो है वो स्ट्रेस जो है फील कर पाएगा, ज़्यादातर स्ट्रेस जो है उसकी ज़िंदगी में रहेगा, और
ज़्यादातर जो है आप कह सकते हो उसके मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं रह पाएगी। ओके, तो इन चूहों के ऊपर यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह करी गई, और वो कैसे करी गई आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे करा गया। तो यहाँ पे एक जेनेटिक इंजीनियरिंग इस्तेमाल करा गया। ठीक है, क्या करा गया, जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में, एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, उस पर उन्होंने स्ट्रेस डाला, टेंस डाला। तो उसके थ्रू यहाँ पे क्या हुआ कि 2 हफ्तों से 2 से 3 हफ्ते बाद क्या हुआ, चूहे के अंदर जब वो एडल्ट होने लगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, तो उसके अंदर एनजाइटी, डिप्रेशन बिहेवियर, और कभी कभार आप कह सकते हो स्काइजोफ्रेनिया, ऐसी ऐसी बीमारियां देखने को मिल गई, यानी कि ऐसा ऐसा स्ट्रेस उसके ब्रेन के ऊपर देखने को मिला। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है, आपको क्या पता चला यहाँ पे इस स्टडी के थ्रू, कि जो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को अगर कोई स्ट्रेस वगैरह पड़ता है, उसके उसके दिमाग पे कोई स्ट्रेस पड़ता है, उसको कोई मेंटल इलनेस हो जाती है, तो फिर वो लंबे समय तक रहने वाली होती है, और उसके दिमाग को ये लंबे समय तक अफेक्ट करती है। ओके, यहाँ पे इस स्टडी का कहने का मतलब ये था। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये दिखेगा, ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया गया है। जो ग्लोबल वार्मिंग है, इससे कैसे फूड सिक्योरिटी जो है वो अफेक्ट होती है, और ग्लोबल वार्मिंग आपको पता ही होगा कितनी खतरनाक है, जो है हमारे कह सकते हो आप पूरे के पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए। अब यहाँ पे बात करें तो बताया गया कि ये जो अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, और जब से आज के टाइम तक देखें तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग नाम से समझ में आ रहा होगा, जो ग्लोब का गर्म होना, ग्लोब का वार्म होना, इससे काफ़ी सारे बुरी सिचुएशन देखने को मिलती हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ये मैं भी आपको बताता हूँ ग्लोबल वार्मिंग। उससे पहले आप लोग ये देखो कि क्या कैसे पैदा होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, यानी गर्मी कैसे बढ़ने लगती है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन करोगे, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स को बंद करोगे, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, इसको बंद करोगे, तो क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब CO2 का लेवल इंक्रीज होगा तो काफ़ी सारी बुरी सिचुएशन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो सी लेवल है वो राइज हो जाएगा, ग्लेशियर लेवल मेल्ट हो जाएगा, यानी कि जो ग्लेशियर हैं हमारे बर्फीले पहाड़ हैं, वो मेल्ट होने लगेंगे, वो पिघलने लगेंगे। अब वो पिघलेंगे तो पानी कहाँ जाएगा, सी में जाएगा, तो सी लेवल राइज होने लग जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन देखने को मिलती हैं इस ग्लोबल वार्मिंग से। ओके, तो ऐसा देखने को मिला। और उसके बाद ये भी बोला गया कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो खेती बाड़ी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, प्लांट्स के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक रहता है ना। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे ओशन में एसिडिफिकेशन, ओशन में एसिड लेवल भी बढ़ जाता है। यहाँ पर जो राइज होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या देखा जाता है, ओशन के अंदर भी यहाँ पे एसिडिफाइड देखा जाता है। ओके, जिससे क्या होगा, जो शेल्स हैं, स्केलेटन्स हैं एनिमल्स के, जो भी यहाँ पे ओशन में रहते हैं, सी में रहते हैं, उनके जो शेल्स, स्केलेटन्स हैं, वो कमज़ोर होते चले जाते हैं इस एसिड से। तो आप देख सकते हो जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, इससे पूरी की पूरी सभी सभी लोगों को अफेक्ट पड़ता है। ओके, नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। हालांकि इसके एक पॉजिटिव इफेक्ट भी बताया गया है, लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट कहाँ से देखिए हम, एक अगर उस चीज़ का एक पॉजिटिव इफेक्ट हो और 100 नेगेटिव इफेक्ट हो तो क्या फ़ायदा उसका। ठीक है, तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो है क्या कर सकता है, ये फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स को यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रो कर देता है। कि क्या कर सकता है, जो प्लांट्स है, प्लांट्स की एबिलिटी थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देता है कि वो ग्रो हो। कैसे, यानी कि क्या होता है कि जो टेम्परेचर है, जैसे ही थोड़ा बहुत राइज होगा, थोड़ा बहुत टेम्परेचर वार्म होगा, तो उससे क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस है ऑफ प्लांट्स, यहाँ पे प्लांट्स का जो फोटोसिंथेसिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होगा। ये बात करी जा रही है, लेकिन जो है ये बहुत कम देखा जाता है। लेकिन इससे प्रॉब्लम तो ज़्यादा हो रही है। साथ ही साथ आप देखोगे बराबर में इसकी जो प्लांट की एबिलिटी बढ़ जाती है कि वो नाइट्रोजन को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करे। अब जब वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा, जब प्लांट ग्रो होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करेगा। जब नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी जो ग्रोथ है और वो सब जो है आप कह सकते हो कि, नहीं नहीं, क्या बता दिया मैंने ये जो क्या होगा कि जैसे जैसे प्लांट ग्रो होगा, ठीक है, उसकी जो नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ओके, तो क्या होता है यहाँ पर बेसिकली कि जैसे जैसे यहाँ पर एक थोड़े बहुत इसके आप कह सकते हो पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे गए, थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स देखे गए, लेकिन नेगेटिव जो है इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारी चीज़ों को खतरा पहुँच जाता है। क्रॉप की ग्रोथ नहीं हो पाती है। क्रॉप की ग्रोथ कैसे नहीं हो पाती है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है उसको भी खतरा पहुंचता है। ओके, ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लांट के बारे में बताया गया। जो प्लांट्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करेगा प्लांट्स के ऊपर, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बताया कि प्लांट्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचता है। और आपको पता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसके अंदर
लीव्स होती है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरो आपको ये पता होगा कि जो ये प्लांट्स ये हरे भरे क्यों रहते हैं, वो क्लोरोफिल की वजह से हरे भरे रहते हैं। अगर इसमें क्लोरोफिल निकाल दो, अगर क्लोरोफिल ना हो तो जो ये प्लांट हैं वो पीले पड़ जाएंगे, सूख जाएंगे। तो क्या करता है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लोरोफिल है वो प्लांट का डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि येल्लोपन देखने को मिलेगा और जो प्लांट की एजिंग देखने को मिलेगी, यानी प्लांट जल्दी जल्दी वो खराब हो जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग के काफ़ी सारे इफेक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर आपका यहाँ में मकसद है इस आर्टिकल से निकाल के आपको पढ़ना कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है एग्जैक्टली में। तो इसका हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देखोगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम है, यानी कि अर्थ का जो क्लाइमेट है वो बहुत तेजी से जो है गर्म होने लगता है इस ग्लोबल वार्मिंग से। क्यों गर्म होने लगता है? क्योंकि ये सब हम ही कर रहे हैं। नेचुरल गैसेस, फॉसिल फ्यूल्स को यानी कि कोल, इन सब को बर्न कर रहे हैं और भी हमारा हमारा जो है ऐसे ऐसे स्टेप उठा रहे हैं, हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, जिससे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। कॉजेज क्या क्या है, क्यों ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है? देखो, सबसे पहला आया डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो हम लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो पेड़ पौधे काटने से क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि प्लांट्स क्या करता है, आपको ऑक्सीजन का सोर्स है प्लांट। अब आप प्लांट्स को काट दोगे तो आपको ऑक्सीजन बहुत कम मिलेगी, जिससे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और भी सारे एनवायरमेंटल इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप प्लांट्स को कट करते हो तो उसकी वजह से जो हम लोग को ये सारी सिचुएशन देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आजकल व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर छोटी सी जगह में थोड़ी सी दूर भी जगह जाना है तो हम व्हीकल निकाल लेते हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद आजकल के टाइम पे हम लोग कंडीशनर्स और आप एयर कंडीशनर्स, एसी जो होता है, रेफ्रिजरेटर्स, इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके थ्रू ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है। इंडस्ट्री में डे टू डे जो है डेवलपमेंट होता जा रहा है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है। वेरियस फार्मिंग एक्टिविटीज़, जैसे कि बहुत सारी फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस को प्रोड्यूस करती हैं, उनकी वजह से जो है अर्थ का टेम्परेचर गर्म हो जाता है। ओवर पॉपुलेशन, आज के टाइम पे पॉपुलेशन देखोगे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इसकी वजह से ही जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सांस लेते हैं और क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा वो ब्रीथ करेगी। अब वो ब्रीथ करेगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम देखी जाती है। अब नेचुरल कॉजेस क्या क्या हैं, ये तो हमारे सारे जो हम करते हैं ये सारे काम, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अब प्रकृति की देन क्या है, वॉल्केनोज को थ्रू ग्लोबल वार्मिंग देखा जाता है। वाटर वेपर्स के थ्रू ग्लोबल वार्मिंग देखा जाता है, क्योंकि वाटर वेपर्स बताया जाता है एक आप कह सकते हो कह सकते हो एक टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैस है ना। फिर उसके बाद फॉरेस्ट ब्लेजेस, जो फॉरेस्ट वगैरह में आग वगैरह लग जाती हैं तो उनकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहला तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, जो इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। क्लाइमेट चेंज होने लगता है, यानी क्लाइमेट हमारा ठंड से एक नॉर्मल क्लाइमेट से जो है वो गर्म क्लाइमेट होने लगता है। अब गर्म क्लाइमेट में क्या क्या चीज़ें कर लोगे, और उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो है बीमारियाँ वो फैलने लगती हैं, लोग मरने लगते हैं, हाई मोर्टेलिटी रेट पहुंच जाता है इस बीमारियों की वजह से। जो नेचुरल हैबिटेट है वो भी लॉस होने लगता है। यानी ये कंडीशन कैसी हो जाती है, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है तो इस कंडीशन से यहाँ पे हो जाते हैं हम लोग, ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो ये हमारा पूरा का पूरा ग्लोबल वार्मिंग का फंडा। और इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया इस एनालिसिस को। और आप देखोगे ये FAQ में हम लोगों ने ये 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को हमने डिस्कस कर लिया है डिटेल में। अगर आपको ये वाला आर्टिकल देखना है, मैंने कल ही समझाया है, जगन वर्सेस जजेस के बारे में कल ही मैंने समझाया, तो इसके बारे में आप जाकर देख सकते हैं। और ये मैंने काफ़ी दिन हो गए इसको समझाए हुए, तो इसको भी आप जाकर देख सकते हैं। ओके, शायद ये 4-5 दिन हो गए हैं इस वाले आर्टिकल को, जो अभी यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स के रिलेटेड नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये ऑप्शन थ्योरी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप जाके वो न्यूज़ एनालिसिस देख सकते हैं। यहाँ पे टाइम वेस्ट करना बेकार ही रहेगा। ओके, और ये जो जगन वर्सेस जजेस वाला है, ये आप लोग जाकर देख सकते हैं, कल वाले एनालिसिस में मैंने आपको इसको डिटेल में समझा रखा है। ओके, तो इसी के साथ वो हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस खत्म। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाइज़ आप लोग जो है यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, एक दीपक यादव पूरा टाइप करना, फैक्ट्स एंड मोटिवेशन के नाम से चैनल सर्च करना और जाकर उसको भी सब्सक्राइब करना, जैसे आपने इस चैनल को सपोर्ट दिखाया है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।